Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। ये 1999 का साल था। सर्दियों की आहट आने लगी थी और आहट आ चुकी थी लोकसभा के चुनाव की। 269 और 270 का आंकड़ा और गंति मोहन बालयोगी का स्वर, इन सब के बीच ये तय हो चुका था कि 13 महीने पुरानी एनडीए की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गिर चुकी है। फिर सोनिया गांधी पत्रकारों के सामने आई, बोली वी हैव द रिक्वायर्ड नंबर, लेकिन नंबर नहीं था क्योंकि मुलायम सिंह यादव का कुछ भाव जाग गया था और वो बैक ऑफ कर गए थे। इस पृष्ठभूमि में हो रहे थे 1999 के लोकसभा चुनाव और चुनाव से कुछ महीने पहले ही कारगिल का पूरा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन विजय हुआ था। इन सब के बीच एक चुनावी लड़ाई हो रही थी रायबरेली में। रायबरेली की सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती थी। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूं तब भी यहां की सांसद कांग्रेस की कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। लेकिन 1999 में ऐसा नहीं था। ये वो बरस था जब सोनिया गांधी अपना चुनावी डेब्यू कर रही थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने बगल की अमेठी सीट को चुना था। सीट जिसे सबसे पहले संजय गांधी ने चुना था 1977 में, लेकिन इमरजेंसी के बाद के उस चुनाव में संजय रविंद्र प्रताप सिंह से 55,000 से ज्यादा वोटों से हार गए थे। 80 में संजय उस सीट से दोबारा चुनाव जीतते हैं, उनकी मृत्यु होती है तो फिर वहां पर राजीव पहुंचते हैं। एक दिलचस्प मुकाबला 84 में हुआ था, नामों के लिहाज से, अंकों के लिहाज से नहीं, जब राजीव के सामने संजय की पत्नी मनेका गांधी चुनाव में उतरती हैं। तो ये अमेठी का इतिहास था। अमेठी में जब सोनिया गांधी पहुंचती हैं तो अमेठी के जो सांसद रहे थे राजीव की मृत्यु के बाद, सोनिया और राजीव के करीबी पारिवारिक मित्र और प्रोफेशन भी सेम रखने वाले कैप्टन सतीश शर्मा, जो 1991 के बाद उपचुनाव जीते, फिर 1996 का चुनाव जीते थे, लेकिन 1998 का चुनाव अमेठी रियासत के पूर्व राजा संजय सिंह से हार गए थे। तो उन संजय सिंह के सामने थी सोनिया गांधी और कैप्टन सतीश शर्मा को भेज दिया गया था रायबरेली में। रायबरेली में 2 बार से भाजपा जीत रही थी, लेकिन इस बार वहां पर गांधी नेहरू परिवार के ही एक एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर को उतारा गया था, अरुण नेहरू को। अब एक तरफ अरुण नेहरू प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर, और ये वही अरुण नेहरू हैं जो 1980 में इस रायबरेली से सांसद रह चुके थे, क्योंकि 80 में इंदिरा गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ी थी, रायबरेली और आंध्र प्रदेश का मेढक, और बाद में उन्होंने मेढक की सीट रिटेन की थी। तो अरुण नेहरू कांग्रेस छोड़ चुके हैं राजीव के दौर में, अब भाजपा में आए हैं और 1999 के दौर में मैदान में हैं। अरुण नेहरू के सामने है कैप्टन सतीश शर्मा और उनका प्रचार करने के लिए पहुंचती हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी रायबरेली की जनता से एक भावुक अपील करते हुए कहती हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने एक धोखेबाज और बाहरी व्यक्ति को यहां आने कैसे दिया, मैं आप लोगों से पूछती हूं। इस बयान का काफी प्रचार प्रसार हुआ और इसके कुछ दिनों बाद रायबरेली पहुंचे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अब जवाब देने की बारी बीजेपी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी बोले, सुना है आजकल बाहरी लोगों के प्रवेश पर वर्जना है, कहीं मैं भी बाहरी तो नहीं, डरते डराते आ गया हूं यहां तक, और अब जो आ गया हूं तो आपसे ये अपील कर रहा हूं कि आप भी अरुण नेहरू को दिल्ली तक आने ही दीजिए बतौर लोकसभा सांसद बनकर। 1999 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, मजबूत स्थिति थी, एनडीए की भी। यही वो चुनाव था जिसमें नतीजों के तौर पर हमने देखा कि एनडीए कंफर्टेबल मेजॉरिटी में आया। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा की ढलान इसी चुनाव से शुरू होती है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन बीजेपी का नंबर 40 के नीचे आ जाता है, माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, 38 पर आ जाता है। कई कद्दावर लोग भाजपा के चुनाव हारते हैं यूपी में। इसके अलावा रायबरेली का नतीजा, अरुण नेहरू चुनाव हार जाते हैं, और सिर्फ चुनाव हारते नहीं हैं, 4थे नंबर पर रहते हैं। पहले नंबर पर कैप्टन सतीश शर्मा और उसके बाद सपा बसपा के कैंडिडेट। तो ये अरुण नेहरू का इतिहास था, लेकिन बात सतीश शर्मा की करनी थी क्योंकि पिछले दिनों उनका निधन हो गया।
जब किसी का निधन होता है सियासत में तो नए सिरे से उसकी जिंदगियों को बांचा जाता है, और जो जीवित हैं, रोजाना अपना इतिहास रच रहे हैं सियासत में, उनकी भी बात की जाती है हमारे वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी में। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसमें हम हफ्ते भर की अहम सियासी सुर्खियों के बारे में बात करते हैं, और चर्चा में मेरे साथ मौजूद रहते हैं मेरे नौजवान साथी निखिल वाट। आज हम बात करना चाहते हैं अखबार में छपे एक विज्ञापन के बारे में। आज 19 फरवरी के दिन ये रिकॉर्डिंग हो रही है। 18 फरवरी को विज्ञापन हमने देखा था, और वो उस विज्ञापन में एक सवाल, वो हम आपको भी दिखा देंगे, पूछा गया कि क्या आप जानते हैं 2018 में भारत पहली बार कॉपर का इंपोर्टर बना 20 साल में। और कारण बताया जाता है कि स्टरलाइट कॉपर जो कि 40% उत्पादन करती थी देश में कॉपर का, वो बंद हो गया। तूतीकोरिन में तमिलनाडु में ये प्लांट था, उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। यहाँ तक कि सारी बात ठीक है। एक अपील है कि जो वहाँ रोज़गार का नुकसान हुआ है, जो आम लोगों को तकलीफ़ हो रही है, उनके पास काम नहीं है, उनको दोबारा काम मिलना चाहिए, वो सारी बातें ठीक है। विज्ञापन की दूसरी लाइन ये सवाल पूछती है कि इससे फ़ायदा किसको हो रहा है, और उसके जवाब में लिखा हुआ है पाकिस्तान। ठीक है, इट्स कॉपर एक्सपोर्ट्स टू चाइना ग्रू 5 टाइम्स सब्स्टिट्यूटिंग इंडिया। तथ्य के लेवल पे ये हो सकता है कि फ़ायदा किसी दूसरे देश को मिला हो, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान इंसर्ट हमारे यहाँ किया जाता है वो आपको बताता है कि हम अपने लॉजिक में कितना कम कन्विक्शन हम रखते हैं, इसीलिए हम कोई चीज़ पकड़ के बैठ जाते हैं। एनीवेज, इस विज्ञापन में जो चीज़ें नहीं हैं उन तथ्यों का भी संकलन मैंने किया है lallantop.com की एक रिपोर्ट से, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मई 2018 में 15 से 20 हज़ार लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम जमा होता है तूतीकोरिन में, और कलेक्ट्रेट की तरफ कूच करता है इस मांग के साथ में कि स्टरलाइट कॉपर को बंद किया जाए। क्यों बंद किया जाए? क्योंकि उनकी शिकायत थी कि जब से प्लांट वहाँ पे शुरू हुआ है 1996 से, तब से वहाँ गले और आँख के कैंसर के मामलों में बहुत ज़्यादा उछाल आया है। उनका पानी खराब हो रहा है, ज़मीन खराब हो रही है, हिंसा होती है, 11 लोग मारे जाते हैं। मदुरै बेंच इस प्लांट के एक्सपांशन पर रोक लगाती है, फरवरी 2018 में होने वाला था। अब तब तक की स्थिति ये होती है कि भारत में 2 बड़े प्लांट्स होते हैं कॉपर के। एक हिंडाल्को के पास है जो कि बिरला ग्रुप का है, और दूसरा स्टरलाइट जो कि वेदांता का है। और ये स्टरलाइट का जो ये प्लांट तूतीकोरिन में लगा था, ये पहले कोंकण में लगने वाला था, वहाँ लोकल्स ने विरोध किया, उसके बाद जाके ये तूतीकोरिन में आया। नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी एक संस्था है, भारत में सरकारी है, उसने कोर्ट को ये बताया था कि स्टरलाइट के कारण हवा, मिट्टी और भूमिगत जल में प्रदूषण हो रहा है। कचरे में जो कचरा प्लांट से निकलता है उसमें फ्लोराइड और आर्सेनिक की मात्रा है, इससे हड्डियां कमज़ोर होती हैं। फिर इसके बाद जो तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, TNPCB, उसने कहा था जब ये प्लांट लगना था कि ये से मन्नार की खाड़ी के 25 किलोमीटर के दायरे से बाहर लगना चाहिए, क्योंकि वो एक बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से सेंसिटिव इलाका है, वो एक नेशनल पार्क है, एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क। उस चीज़ का भी उल्लंघन हुआ। ये बात मदुरै बेंच को बताई गई, मद्रास हाई कोर्ट की। कोर्ट ने कहा कि इन सारी चीज़ों के मद्देनज़र तमिलनाडु को उस प्लांट को बंद करने के बारे में सोचना चाहिए। स्टरलाइट सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट में फैसला पलटा जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि प्रदूषण की जो शिकायत थी वो जायज़ थी, और 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी स्टरलाइट पे लगता है। NGT भी इस कोर्स ऑफ एक्शन को सही मानता है। 2018 की जबकि ये बात हो रही, जब ये स्टरलाइट पावर वहाँ, माफ़ कीजिए, स्टरलाइट कॉपर का प्लांट वहाँ बंद किया गया तूतीकोरिन में, तब तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास में एक कंसेंट टू रिन्यू स्टरलाइट कॉपर ने आवेदन दिया था कि क्या हम अपने ऑपरेशन से आगे ले जा सकते हैं। उसको इन्होंने अप्रूव किया नहीं, आगे जाने नहीं दिया, और ये तब से मामला फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में स्टरलाइट की अपील है। अभी 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो इस मामले की जल्द सुनवाई करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, और इसमें पॉलिटिक्स भी है। तमिलनाडु में इलेक्शंस आने वाले हैं। ज़्यादातर जो द्रविड़ दल हैं तमिलनाडु के, AIADMK को अगर आप छोड़ देते हैं, तो AIADMK भी अब फ्लो के खिलाफ तो कैसे ही जाएगा। वो स्टरलाइट कॉपर के आंदोलन के पक्ष में थे, मतलब स्टरलाइट कॉपर के शुरू होने के खिलाफ थे। तो ये सारी चीज़ें छूट जाती हैं इस तरह के भावुक विज्ञापनों में, जिनमें कहीं कभी चीन तो कभी पाकिस्तान से कुतर गढ़े जाते हैं। एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए। रोज़गार बहुत ज़रूरी है, लोग भूखे रहें ये बिल्कुल ठीक नहीं है, चाहे किसी वजह से हो, लेकिन उसके लिए अच्छे तर्क गढ़े जा सकते हैं। आप निखिल जब ये विज्ञापन बता रहे थे तो ऐसे ही पिछले दिनों गोवा से भी एक विज्ञापन आया था
कि यहाँ माइनिंग बंद है और इतने लोग प्रभावित हैं। तो ये एक मैं नया चलन देख रहा हूँ कि शायद दिल्ली सेंट्रिक इंटेलिजेंसिया तक रीच आउट करने के लिए और तमाम लोगों तक पहुँचने के लिए अंग्रेज़ी में वो विज्ञापन छापे जाते हैं। चलिए, ये एक महत्वपूर्ण विषय है जो आपने उठाया। और भारत में हमने अभी देखिए चमोली हादसा हुआ, तब भी इस चीज़ पर बहस हुई कि क्या पर्यावरण, लोगों के कंसर्न और डेवलपमेंट एक साथ नहीं चल सकता है। इतनी रिसर्च होती है, इतने विशेषज्ञ हैं, तो कोई तो मॉडल है जिसको डिकोड किया जा सकता होगा। आगे बढ़ते हैं, नेता नगरी में सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली सुर्खी जुड़ी है किसान आंदोलन से। जगह जगह महापंचायतें हो रही हैं। कई लोग कहते हैं कि अब ये किसान आंदोलन से ज़्यादा जाट अस्मिता का आंदोलन हो गया है। इन सब पहलुओं पर बात करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, क्या उत्तर प्रदेश में इसका असर होगा, क्या चौधरी चरण सिंह वाला मजगर फॉर्मूला रिवाइव हो सकता है, राजस्थान में सचिन पायलट को संजीवनी मिल रही है, राजनीतिक लोग कह रहे हैं इस आंदोलन के चलते, और वो तमाम सक्रिय नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी के साथ मंच पर नजर आ रहे हैं। पंजाब में निकाय के चुनाव हुए और उन चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई और शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की बुरी तरह हार हुई। तो इस पूरे प्रोटेस्ट का वहां पर क्या असर रहा, इन सब विषयों पर बात करेंगे। और दूसरा विषय होगा पुदुचेरी का। पुदुचेरी के भी दो एंगल हैं। एक वी नारायण स्वामी की सरकार, उस सरकार में बगावत, विधायकों का इस्तीफा, फ्लोर टेस्ट वाली पूरी गुणागणित, और किरण बेदी, उनका वहां क्या रोल रहा, यहाँ पर कैसे उनको भेजा गया था, क्या ब्रीफिंग थी और बाद में क्यों हटाया गया। इन मसलों पर विस्तार से बात करेंगे। अलग अलग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेता नगरी। अगर आपको पता चले नेता नगरी का पहला विषय किसान आंदोलन से जुड़ा है और इसमें एक बड़ी तब्दीली है जो पिछले दिनों देखी गई। अब एपी सेंटर सिंघू बॉर्डर के बजाय गाजीपुर बॉर्डर हो गया और साउंड बाइट दूसरे किसान नेताओं के बजाय राकेश टिकैत की ज्यादा चल रही हैं। राकेश टिकैत अब नया चेहरा बनकर उभरे हैं और इसके अलावा सपोर्ट बेस के हिसाब से भी देखें तो एक बड़ी तब्दीली आई है। अब वेस्टर्न यूपी में, राजस्थान के इलाकों में और हरियाणा में ज़्यादा किसान पंचायतें हो रही हैं, ज़्यादा विजिबल सपोर्ट दिख रहा है। कई लोग, जैसा मैंने पहले संकेत किया, कह रहे हैं कि अब ये जाट अस्मिता का प्रश्न भी हो गया है और सरकार के स्तर पर लोग कह रहे हैं कि सरकार भी इस नए डिस्पेंस से ज़्यादा कंफर्टेबल है जिसमें उन्हें इन लोगों से जाने चीने चेहरों से बात करनी पड़ रही है। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज सिवाच, जो मेरठ कॉलेज मेरठ में अध्यापन करते हैं और वेस्टर्न यूपी के जो मसले हैं, चाहे वो किसानों का मसला हो, गन्ने का मसला हो, जो पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन अलग अलग बनते हैं, उन पर गहरी जानकारी रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। सबसे पहली चीज तो मैं ये जानना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह की जो पॉलिटिकल लेगेसी है और महेंद्र सिंह टिकैत की जो पॉलिटिकल लेगेसी है उसमें क्या समानता है और क्या फर्क है, क्योंकि टिकैत साहब कभी चुनाव नहीं लड़े और चौधरी साहब की तो पूरी पॉलिटिक्स ही इलेक्शन के इर्द गिर्द रही। दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज सौरभ जी साफ आ रही है? जी बिल्कुल साफ आ रही है सर। मूलभूत दोनों में अंतर यह है, चौधरी चरण सिंह जी मूलतः शुद्ध पॉलिटिकल आदमी थे, पॉलिटिशियन थे, जबकि महेंद्र सिंह टिकैत एक सामाजिक और भोले भाले किसान थे। और जो खाप पंचायत का जो विषय है वो एक खाप के चौधरी थे, उनका केवल सामाजिक जीवन था, उनका राजनीतिक प्लस सामाजिक जीवन था चौधरी चरण सिंह जी का। दोनों में मूल अंतर यही है। और चौधरी चरण सिंह बचपन से, जब स्टूडेंट थे, अपनी प्रैक्टिस शुरू की, उसके बाद राजनीति में प्रवेश कर गए थे सामाजिक जीवन में। टिकैत साहब 1986 में पहली दफा जब करमुक खेड़ी में शामली में एक आंदोलन होता है, उसके बाद वो सामाजिक जीवन में राष्ट्रीय स्तर पर पटल पर आए। ये दोनों का मूल अंतर है। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये राकेश किसान की राजनीति की, महेंद्र सिंह टिकैत जी ने किसानों के मुद्दों को लड़ा, जबकि सामाजिक परिवेश में जो ग्रामीण अंचल है उसकी आवाज चौधरी चरण सिंह जी बने। उन्होंने राजनीतिक परिदृश्य में समाज के परिवर्तन को, ग्रामीण परिवर्तन को देखा और टिकैत साहब ने जो अपने सम्मुख अनायास
जो किसानों के बर्निंग इश्यूज थे उनके विषय में इन्होंने संघर्ष किया। दोनों का मूल अंतर यह है, ये किसान के लिए लड़े चौधरी चरण सिंह, उसके अलावा गद्दी के लिए भी प्रयास उन्होंने किया, राजनीति के लिए। डॉक्टर सिवाच, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने हिस्से का ज्ञान शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने किसान आंदोलन के पश्चिमी यूपी से जुड़े पहलू के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे कि पंजाब और हरियाणा की सियासत पर इसका क्या असर पड़ता दिख रहा है, खासतौर पर जो हाल में निकाय चुनाव हुए हैं पंजाब के, उसके कंटेक्स्ट में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर आशुतोष कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेता नगरी में। धन्यवाद। क्या धन्यवाद सौरभ जी। क्या ये कहा जा सकता है कि ये निकाय चुनाव कर्टन रेजर हैं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? और एज ऑफ नाउ क्या ये दिख रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली बार सत्ता रिपीट कर सकते हैं? देखिए, पंजाब जो एक ऐसा राज्य है ना, जहां लोहिया जी कहते थे ना कि रोटी पलटती रहनी चाहिए तो अच्छी सीखती है। जी। तो पंजाब में हमेशा रोटी पलटती रही। सिर्फ 2012 में ये चमत्कार हुआ कि अकाली दल वापस आई, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी। तो पंजाब में जो भारत की जो परंपरा है ना एंटी इनकम्बेंसी की, वो बिल्कुल यहाँ नजर आती है। तो उस हिसाब से अगर आप करेंगे दोबारा आएंगे तो आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप पंजाब के इतिहास को देखें तो ऐसा रहा नहीं है। अब दूसरी बात आपने जो कही कि म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, काउंसिल के, नगर पंचायत के, उसमें कांग्रेस की भारी जीत हुई है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि अकाली दल की बहुत बड़ी हार हुई है। तो इसमें हमें ये देखना चाहिए कि जो लोकल इलेक्शंस होते हैं कहीं भी जहां भी होते हैं, सौरभ जी आपके परिप्रेक्ष्य को देखें तो लोकल इलेक्शंस में हमेशा जो पार्टी इन पावर होती है उसकी एडवांटेज होती है। और 2000 जैसे आप 2015 में देखें तो अकाली दल को बहुत प्रचंड बहुमत मिला था। हालांकि इस लेवल का बहुमत नहीं मिला था, लेकिन बहुमत मिला था। अगर आप पंचायत इलेक्शन को देखें, मैं 2008 से पंचायत इलेक्शन की स्टडी कर रहा हूं। 2008 में मैंने वर्कशॉप भी यहाँ करवाया था। तो पंचायत इलेक्शंस में भी आप देखेंगे पंजाब में कि जो भी पार्टी, जो भी दल जो है वो सत्ता में रहता है, वो उस दल को एडवांटेज होता है। ठीक है, तो इसको हम बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकते कि ये कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। लेकिन दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक जो बात हो रही थी कि आपको पता है 2020 में 1996 से अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन चल रहा था। उसके पहले भी 1967 में जब ये पंजाब अलग सूबा बना तो 67 में इन्होंने मिलीजुली सरकार बनाई थी। तो ये बहुत ही पुराना गठबंधन रहा। लेकिन पहली बार ये गठबंधन टूटा ये फार्मर्स बिल को लेकर, और मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें अभी जुड़ाव की कोई उम्मीद है। तो ऐसा कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश खरोश से इस चुनाव में आएगी। एक तरह से ये ट्रेलर के रूप में होगा। एक तरह से पार्टी अपने को आंकेगी, अपनी क्षमता को देखेगी और अपने बल पर खड़ी होगी। 117 सीटें हैं यहाँ पे, 117 सीटें। तो ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी इसको एक ट्रायल के रूप में यूज करेगी। लेकिन हमने देखा कि बीजेपी ने तो इस बार मोर्चा खोला ही नहीं। हो सकता है कि बीजेपी को अभी वेस्ट बंगाल की ज्यादा चिंता है, तमिलनाडु की ज्यादा चिंता है, पुडुचेरी की ज्यादा चिंता है। मेरे ख्याल में वेस्ट बंगाल की चिंता तो है ही, इसलिए उन्होंने पंजाब में इस बार अपने पत्ते नहीं खोले। और फार्मर्स एजिटेशन भी एक कारण रहा, और भी चीजें रही। लेकिन अकाली दल के पास एक मौका था कि अकाली दल का जो डिक्लाइन हो रही है, तो अकाली दल के पास एक मौका था, भले ही वो देर से आए, पर देर से आए दुरुस्त आए। तो उन्होंने फार्मर्स एजिटेशन को सपोर्ट करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने जो शुरू में इसको सपोर्ट किया था फार्मर्स बिल को, उसको नकारने की कोशिश की। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उनको कोई खास फायदा हुआ। अगर आप देखें 1973 में जो डिलिमिटेशन हुई थी पंजाब में, तो पंजाब की कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरी तरह से अर्बन और रूरल नहीं है। पंजाब की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और खासकर जो 4th डिलिमिटेशन कमीशन फिर हुआ कुलदीप सिंह का, तो यहाँ पे जो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं
उसमें अर्बन एरियाज भी आ जाते हैं और रूरल एरियाज भी आ जाते हैं। उस तरह से आप देखते हैं कि जो नगर पंचायत में अकाली दल की जो हार हुई है, तो कहीं ना कहीं जो अकाली दल का जो जनाधार है, जो कि जाट किसानों के बीच में है, जो फार्मिंग कम्युनिटी के बीच में है, वो लगता है खिसकता जा रहा है, वो वापस नहीं आ रहा है। तो ये अकाली दल के लिए चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी बहुत ही अच्छी स्थिति में है, क्योंकि उसके विरोधी पार्टियां जो हैं वो मुसीबत में है। तो कांग्रेस के लिए इट्स एडवांटेज बाय डिफॉल्ट। जी प्रोफेसर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये आपने अकाली दल के डिक्लाइन का जिक्र किया, और 2012 का विधानसभा चुनाव पंजाब का मैंने भी कवर किया था। उन दिनों मैं चंडीगढ़ और लुधियाना में काम करता था। ये लोगों ने कहा कि जो प्रकाश सिंह बादल के अंदर एक पॉलिटिकल कैपेबिलिटी है, कई अलग अलग समूहों को साथ लेकर चलने की, जो उन्होंने अर्जित की है, चूंकि वो उस पूरे मूवमेंट से आए हैं, सुखबीर बादल और विक्रम मजीठिया में वो कैपेबिलिटी नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये क्या अकाली दल का पॉलिटिकल फ्यूचर और पॉलिटिकल लाइन होगी? इसके बारे में मैंने लिखा भी है। 2004 से सुखबीर बादल जो हैं वो राष्ट्र अध्यक्ष बने हुए हैं, और धीरे धीरे ग्रेजुअली आप देखेंगे तो 2012 के बाद 2012 का चुनाव जो है उसका ठिकरा जो है सुखबीर बादल को मढ़ा गया, कि जो 2012 में अकाली दल वापस आई सत्ता में, तो ऐसा कहा गया कि ये सुखबीर बादल की जीत हुई। लेकिन अगर आप देखें, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रकाश सिंह बादल का एक बहुत ही अहम उनकी भूमिका रही है अकाली दल को साथ रखने की, और उन्होंने जो एक रिकंसिलिएशन लाया पंजाब में, जो पंजाब जो है तशद्दुद से बाहर निकला और हिंदू और सिखों की यूनिटी की बात हुई, पंजाब में एक स्टेबिलिटी की बात हुई, एक डेवलपमेंटल एजेंडा आया, गवर्नेंस का एजेंडा आया, भले ही वो कागजों में ज्यादा रहा, धरातल पर कम रहा, लेकिन उसमें प्रकाश सिंह बादल की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। अब आज के दिन हम देखते हैं कि प्रकाश सिंह बादल की उम्र हो चुकी है, वो अब ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो अकाली दल में सुबुगाहट शुरू हो चुकी है। अकाली दल में आप देख रहे हैं तलवंडी है, बहुत सारे जो अकाली दल का जो पुराना इतिहास रहा था फैक्शन वाला, जैसे गुरचरण सिंह तोड़ा हुए, तलवंडी हुए, पहले भी इनके फैक्शन रहे, मान सब अलग अलग वो फैक्शन फिर से जी। तो ये लीडरशिप की तो प्रॉब्लम अब अकाली दल में बिल्कुल है, और सुखबीर बादल अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, लेकिन वो जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी जी का हाल हो रहा है, यहाँ भी यही हो रहा है कि अकाली दल में एक बेचैनी है कि अकाली दल का जो जनाधार, अगर आप देखेंगे सौरभ जी, अगर आप तो यहाँ रहे हैं तो आपको पता होगा, अगर वोटर परसेंटेज देखें, वोटिंग परसेंटेज, तो पंजाब जो है वो केरला और तमिलनाडु की तरह नहीं है। यहाँ कोई स्लाइड, मतलब लैंडस्लाइड रिजल्ट नहीं आता। अकाली दल का हमेशा से 30%, 25 to 30% वोट मिलता रहा। लेकिन अब आप जब देखते हैं कि न केवल सीटों के ये में परिप्रेक्ष्य में, बल्कि उनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी कमता जा रहा है। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा कि कहा जाता था कि अकाली दल को बीजेपी से बहुत फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा अकाली दल मानते थे, जबकि बीजेपी का ये कहना था कि हमने जहां भी गठबंधन किया क्षेत्रीय दलों से तो हमें फायदा हुआ। जैसे आप देखें कर्नाटक में उनको फायदा हुआ जनता दल सेक्युलर से, उड़ीसा में बीजू जनता दल से गठबंधन से उनको फायदा हुआ, भले ही वो गठबंधन अब नहीं चल रहा है। आंध्रा में वो तेलुगु देशम पार्टी के साथ जुड़े। पंजाब एक ऐसा स्टेट था जहां अकाली दल के साथ गठबंधन करने से भारतीय जनता पार्टी को कोई खास फायदा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी अभी भी पंजाब के कुछ ही क्षेत्रों में सीमित है। न अकाली दल को भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का कोई फायदा नजर आ रहा है, न ही भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अभी भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक तरह से वॉक ओवर दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि वो समय का इंतजार कर रही है, वो सही समय का इंतजार करेगी और उसके बाद वो अपना मोर्चा खोलेगी। अभी उसका सारा ध्यान जो है वेस्ट बंगाल पे है और थोड़ा बहुत ध्यान मेरे ख्याल में तमिलनाडु पे है। लेकिन अकाली दल के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं और अब कुछ ही दिन बचा है, 1 साल बचा है। 1 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता,
और इनफैक्ट अगर आप कांग्रेस का देखें तो हाल के दिनों में कांग्रेस में काफी सुधराहट थी, क्योंकि कैप्टन के खिलाफ एक तो ये हमारे सिद्धू साहब है ही हैं, उधर कैप्टन ये बाजवा प्रताप सिंह साहब बाजवा। हैं, तो कांग्रेस के अंदर भी काफी जी प्रताप सिंह बाजवा हैं, तो वो भी एक तरह से उन्होंने मोर्चा खोला हुआ था। और कोई ऐसा कोई कमाल नहीं कर रहे कैप्टन साहब, है ना, पंजाब में तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी लहर थी। तो लेकिन अभी कैप्टन साहब का समय अच्छा चल रहा है, क्योंकि ये जो फार्मर्स एजिटेशन हुए हैं, अकाली दल के अंदर जो फैक्शनलिज्म चल रहा है, कुल मिला जुला कर, लेकिन अभी भी आप देखें तो अकाली दल को अपना एक एजेंडा बनाना पड़ेगा। अकाली दल कहीं ना कहीं जब वो पंजाबियत और उस तरह का अपने को सेक्युलर पार्टी बनाने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं जो उसकी पंथिक पार्टी की इमेज है वो भी खतरे में पड़ती है। और आपको पता है कि पंजाब में 2015 में क्या हुआ था, जो गुरु ग्रंथ साहिब के साथ जो बेअदबी हुई थी, और जो ये जो डेरा सच्चा सौदा का मामला आया, तो ये सारी चीजें जो हैं वो अकाली दल को कहीं ना कहीं सुखबीर बादल को नुकसान कर रही हैं। जो उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक है, जो जनाधार है, वो कहीं खिसकता हुआ नजर आ रहा है। जी सर, अकाली लीडरशिप पे बड़ी तफसील से हमने बात की, हम कांग्रेस लीडरशिप पर भी बात करना चाहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो लोकल इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे सत्ताधारी दल को एडवांटेज होता ही है, फिर भी अगर इस आर्गुमेंट में एक बार ध्यान देते हैं कि कांग्रेस के पास एक +1 वाला एडवांटेज है, तो क्या कांग्रेस इस एडवांटेज को भुनाने की स्थिति में है अगले साल जो चुनाव होंगे? क्यों हम पूछ रहे हैं? क्योंकि कैप्टन बिल्कुल वहां पे हैं, लेकिन वो सियाने हो चले हैं, पहली चीज। और दूसरा, कैप्टन का एक अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग है जो बहुत कांग्रेस हाईकमान से बहुत ज्यादा अग्रीमेंट में नहीं है। तो कांग्रेस में क्या कोई सेकेंड लाइन है, या फिर इस बार भी वो कैप्टन के भरोसे ही होगा जो होगा? नहीं, कैप्टन साहब तो छत्रप है ना, जैसे 1950s 60s में जैसे श्री सिन्हा होते थे, जैसे आपके यहाँ कैरों साहब होते थे पंजाब में, तो वो क्षेत्रीय छत्रप हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने 2017 में चुनाव के पहले उन्होंने पब्लिकली कहा था, मुझे याद है मैं उसमें था, मेरे ख्याल में एनडीटीवी की आई हुई थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, या बरखा दत्त आई हुई थी, उन्होंने ओपनली स्वीकार किया, उन्होंने राहुल गांधी को कहा था कि अगर मुझे चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा तो मैं पार्टी तोड़ दूंगा। तो एक तरह से यहाँ पंजाब में अगर किसी की चलती है, चाहे वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का मामला हो, चाहे कांग्रेस के अफेयर्स को देखने का मामला हो, तो यहाँ पे अध्यक्ष तो हैं, अभी जाखड़ साहब हैं, लेकिन आप किसी भी कांग्रेस नेता से बात करें तो पंजाब में कैप्टन साहब की चलती है। और कैप्टन साहब ने रिजल्ट भी दिया है, 2019 में भी रिजल्ट दिया और इस बार भी रिजल्ट दिया है। तो मुझे लगता है कैप्टन साहब की स्थिति मजबूत होती जा रही है। दूसरी बात एक और चीज है कि कैप्टन साहब जाट हैं, जाट सिख हैं, और कैप्टन साहब के नेतृत्व में 2004 में ये पंजाब असेंबली ने रिवर वाटर टर्मिनेशन एक्ट पास किया था। तो उनकी एक जो पंजाबी आइडेंटिटी है और जो उनकी एक इमेज है कि वो पंजाब के इंटरेस्ट को किसी भी हद तक स्वीकार करेंगे, बल्कि वो एक तरह से आप देखिए तो पुराने अकाली तो नहीं हैं, लेकिन उनकी एक इमेज भी है कि इज अ स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ पंजाब, तो वो चीज उनके फेवर में जाती है। और पंजाब में आज के दिन देखें तो उनके खिलाफ कोई ऐसी लहर नहीं है, और उनकी एक मतलब कांग्रेस में बिकॉज ऑफ हिज सीनियोरिटी, बिकॉज ऑफ हिम बीइंग इन पावर, उनका एक रसूख है जो कि पंजाब में कांग्रेस को एक साथ रखता है। अगर आप कांग्रेस के जो विरोधी नेता को देखें, जैसे बाजवा साहब का नाम अभी लिया सौरभ जी ने, और भी नेता लोग हैं जो कहीं हाशिए पे खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन उनकी कोई भी कांग्रेस में चलती नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि हाई कमांड की भी बहुत चलती है। पहले आशा कुमारी थी यहाँ की इंचार्ज, मुझे नहीं लगता कि आशा कुमारी कोई खास रोल प्ले कर पाई। अभी रावत साहब आए हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि सिद्धू साहब को लाया जाए, लेकिन अभी तक आप देख ही रहे हैं कि सिद्धू साहब आ नहीं पाते। हमने तो सुना था कि पिछले दिनों लंच पर मुलाकात हुई, कुछ बात भी हुई मुख्यमंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच। हाँ, वो तो हुई और काफी प्रयास भी लगाए गए। रावत साहब ने तो बयान भी दे दिया था कि भाई अब तो बिल्कुल हम उनको लाएंगे, और मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि एकजुट
हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। अच्छा। ऐसा कुछ अभी तक तो कोई सर मैं ये जानना चाहता नहीं हूं आ कि रहा। आम आदमी पार्टी का लोकसभा में खाता पंजाब से खुला था 2014 में, 4 सांसद जीत कर आए। 2019 में भी जो इकलौते सांसद जीत कर आए वो पंजाब से ही आए, भगवंत मान। आम आदमी पार्टी की चुनावी संभावनाएं कैसी नजर आ रही हैं? देखिए सौरभ जी, कोई भी दल होता है तो उस दल के लिए संगठन की आवश्यकता होती है, दल को नेतृत्व की आवश्यकता होती है ना, लीडरशिप, एक एजेंडा की आवश्यकता होती है, एक प्रोग्राम किया जाता। जी। आम आदमी पार्टी ने क्या किया, 2014 में उनको मौका दिया गया है ना, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसे लोग चुनकर आए, 4 सीटें उन्होंने जीती। तो उससे ऐसा लगा कि यहाँ की जो जनता है पंजाब की, क्योंकि ये बाइपोलर पॉलिटी हो रही थी, तो पंजाब की जनता एक ऑल्टरनेटिव देख रही थी और उन्होंने आम आदमी पार्टी को एक ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा, एक साफ सुथरी पार्टी के रूप में देखा और उन्होंने अपना समर्थन दिया। 2017 में मैं आपको बताऊं कि एक समय ऐसा था कि 2016 के विंटर में ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाएगी या बहुत ही शक्तिशाली ढंग से उभरेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने 2-3 गलतियां की। एक तो उन्होंने दुर्गेश पाठक को ले आए और संजय सिंह को ले आए, जो कि यूपी के भैया को यहाँ ले आए और उनको सारी कमान दे दी। दूसरी गलती उन्होंने की कि केजरीवाल को उन्होंने पार्टी का चेहरा बना दिया। अब आप ही बोलिए सौरभ जी, पंजाब के लोग, पंजाब इज नॉट लाइक हिंदी हार्टलैंड, पंजाब इज लाइक वेस्ट बंगाल, पंजाब इज लाइक पंजाबी सूबा। दिस इज नॉट पंजाब, दिस इज पंजाबी सूबा, है ना। पंजाबी सूबा में आप हरियाणा के किसी व्यक्ति को चेहरा बनाकर पेश करें और कहें कि भाई कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा लेकिन केजरीवाल साहब यहाँ शासन चलाएंगे, केजरीवाल की चलेगी, और 2 भैया आकर यहाँ पर पार्टी को चलाएं, तो ये तो पंजाब में नहीं हो सकता ना, पंजाब में ये पॉसिबल नहीं था। तो ये बहुत बड़ी टैक्टिकल गलती की। तीसरी गलती इन्होंने क्या की कि पंजाब का जो हेड था सुच्चा सिंह नाम था ना, सुच्चा सिंह, यस, तो सुच्चा सिंह को इन्होंने पार्टी से निकाला, सुच्चा सिंह को निकाला और उस पर आरोप लगाया कि उन्होंने करप्शन किया, उन्होंने पार्टी के नाम पर खुद पैसे खाए। अब पंजाब ऐसा स्टेट है जहां पे सबको सबके बारे में पता रहता है, मेरे ख्याल में पूरे देश में सबके बारे में सबको पता रहता है, आपको ज्यादा पता होगा, किसी को भी पता रहता है। पंजाब में अगर आप जाएं तो कोई भी आपको बता देगा कि ये प्रॉपर्टी किसकी थी, किसके पास आई, किसने कितने पैसे बनाए, किसने क्या किया। तो ये लोगों को ये क्षेत्रीय अस्मिता की भी बात हो गई कि भाई हमारे नेता को, जो कि एक साफ सुथरी छवि वाला है, इसको पार्टी से निकालना ही था, तो इस तरह का आरोप क्यों लगाया गया उन पर। तो ये तीनों चीजें जो हैं उनके आम आदमी पार्टी के खिलाफ गई। पहली चीज मैंने कही कि उनका संगठन का अभाव था, उन्होंने संगठन पर कोई तवज्जो नहीं दिया। नंबर 2, उनकी लीडरशिप की क्राइसिस रही कि उन्होंने बाहर से लीडर लाए, दिल्ली से चाहा कि आम आदमी पार्टी को चलाएं पंजाब में। तीसरा, उन्होंने केजरीवाल को चेहरा बना दिया पूरे कैंपेन का। और चौथा कि उन्होंने जो आम आदमी पार्टी का लीडर था, जो जिसने काम किया था, भी लोग थे, सुच्चा सिंह छोटेपुर को उन्होंने निकाला, और जिस तरह से निकालने की बात नहीं होती, जिस तरह से निकाला गया आरोप लगाकर, तो उससे एक उनकी छवि खराब हुई। उसके बाद भी आप देखते हैं कि उन्होंने 20 सीटें जीती, है ना। मालवा में जो कि 69 सीट्स हैं, मालवा में 117 में 69 सीट्स मालवा में आते हैं, दोआबा और माझा में कम आते हैं। तो वो मालवा पूरी तरह से स्वीप कर सकते थे, क्योंकि उनको जो रेडिकल एलिमेंट था ना, ये बठिंडा एरिया, ये सब में जो सीपीआई का गढ़ रहा मिलिटेंसी के पहले, वो सारे एलिमेंट, यूथ जो है पंजाब का, उनको जाटों का भी सपोर्ट हो रहा था, क्योंकि जाट्स जो हैं, जो अकाली के टकसाली सिख जिनको कहते हैं ना, जो कभी कांग्रेस को वोट नहीं देते, जो कांग्रेस को एक तरह से उनके लिए दिल्ली दरबार है और ऑपरेशन ब्लू स्टार और वो चीजें हैं जो दिल्ली में जो किलिंग्स हुई सिखों की, तो वो आम आदमी पार्टी की ओर जा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अकाली पार्टी ने अपने जो पंथिक पार्टी होने का धर्म नहीं निभाया, तो वो आम आदमी पार्टी के जा रहे थे और कुछ गए भी। लेकिन अंत में क्या हुआ कि आपको पता है कि एक इमेज बनी
एक और भी इमेज बनी आम आदमी पार्टी की कि वो कहीं ना कहीं खाड़कुओं के साथ जोड़ रहे हैं, जो सो कॉल्ड खालिस्तान एलिमेंट है उनके साथ जोड़ रहे हैं। तो उसी कारण उनको लुधियाना ये सब में जहां हिंदुओं की अच्छी संख्या है अर्बन पंजाब में, उनको लॉस हुआ। तो वो भी एक फैक्टर है। वैसे तो चुनाव में अगर आप जीतते हैं तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हारते हैं तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जी प्रोफेसर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान प्रोटेस्ट हो रहा है उसका किस तरह का असर दिख रहा है पंजाब में? एक तरफ कैप्टन हैं जो कह रहे हैं कि भाई इन किसानों को कुछ ना कुछ दीजिए, इनको खाली हाथ मत लौटाइए दिल्ली से। एक तरफ रेफरेंडम 2020 का कभी रेफरेंस आता है, कभी कहा जाता है खालिस्तानी एलिमेंट है, कभी नहीं है। पोएटिक जस्टिस ग्रुप की बात हो रही है टूल किट के मामले में कि साहब हैं लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। तो इस तरीके के कई तर्क दिए जा रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि अब ये पंजाब में बड़ा सामाजिक आंदोलन बन गया है और बीजेपी के लिए मुश्किल होगी। आपको किसान प्रोटेस्ट का किस तरह का असर दिख रहा है पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पर? मुझे लगता है कि ये बीजेपी के लिए अच्छी बात होगी कि अगर इस आंदोलन का कोई शांतिपूर्ण हल हो जाए। और पंजाब देखिए एक बॉर्डर लैंड स्टेट है, डिफिकल्ट स्टेट है। पंजाब की एक हिस्ट्री रही है, आपको भी पता है, तशद्दुद यहाँ रहा है। और एक जो आप कह रहे हैं उस तरह के एलिमेंट्स होंगे इसमें, क्यों नहीं होंगे, कुछ एलिमेंट्स होंगे इसमें। और ये सबसे खतरनाक बात ये हो रही है कि एक आंदोलन किसी हद तक एक क्षेत्रीय आंदोलन के रूप में बदलता जा रहा है। और कुछ हद तक आप ये भी देखें कि एक कम्युनिटी के साथ जुड़ गया है ना, पंजाब में। क्योंकि पंजाब का जो लैंड होल्डिंग पैटर्न है, तो आप देखेंगे कि पंजाब की जो जमीन है, पंजाब में वैसे आप देखें तो पंजाब में 31.9%, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ पंजाब पॉपुलेशन बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, है ना। लेकिन शेड्यूल कास्ट जैसे रौनकी राम है, सुरेंद्र जोगता, इन्होंने काम भी किया है, ये बताते हैं कि शेड्यूल कास्ट के पास सिर्फ 2.6% ऑफ द लैंड है। और पंजाब की इकोनॉमी जो है वन सेक्टर इकोनॉमी है, इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। पंजाब में जो भी इंडस्ट्रीज थी, एंसिलरीज थी, लुधियाना में, जलंधर में, वो भी अब बुरी हालत में है, आपको पता है। ये हरियाणा की स्थिति नहीं है पंजाब की। हरियाणा तो सैटेलाइट स्टेट है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है, तो हरियाणा में तो इंडस्ट्रीज नहीं है, हरियाणा में रोजगार भी उनको मिल जाता है। पंजाब की स्थिति वो नहीं है। तो पंजाब में जो जमीन है वो जाटों के पास है। और ये जो मामला है, ये किसका मामला है? ये किसानों का मामला है। किसानों में किसका मामला है? लैंडलेस फार्मर का मामला नहीं है, ये लैंड होल्डिंग फार्मर्स का मामला है। और लैंड होल्डिंग फार्मर्स पंजाब में कौन है? वो जट सिख है ना, उनके पास जमीन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा रहेगा पंजाब के लिए। मैं कैप्टन साहब की तस्दीक करता हूं इस बात की कि ये मामला अगर शांतिपूर्वक हल हो जाए तो अच्छा रहेगा, देश के लिए भी, किसानों के लिए भी, पंजाब के लिए भी। क्योंकि ऐसे आंदोलन अगर ये चलता रहा तो मेरे ख्याल में ये मतलब देखिए, तो अब कुछ पार्टी को फायदा हो जाए, किसी को नुकसान हो जाए, वो अलग सी चीज है। लेकिन कुल मिला जुलाकर देश का, प्रांत का तो नुकसान होगा ही। पंजाब तो ऑलरेडी बहुत। जी प्रोफेसर कुमार, आप हमारे साथ जुड़े, इतने सारे इंसाइट शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नेता नगरी में दूसरा विषय जुड़ा है दक्षिण भारत के एक राज्य से, पुदुचेरी से। कहने को यूनियन टेरिटरी है, लेकिन सुर्खियों में लगातार बना हुआ है मुख्यमंत्री वी नारायणसामी और अभी कल तक वहां की लेफ्टिनेंट गवर्नर रही किरण बेदी के बीच टकराव के चलते। क्या है पुदुचेरी की राजनीतिक स्थिति? इसका तमिलनाडु की पॉलिटिक्स से कैसा कनेक्शन है कि हमेशा जैसा चेन्नई का टेम्परेचर होता है पॉलिटिकल, वैसा ही पुदुचेरी में रिफ्लेक्ट होता है? वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं? डीएमके, एआईएडीएमके और दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनके बीच की इक्वेशन, वी नारायणसामी की सरकार को राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का निर्देश दिया है, उसके पीछे की क्या गुणागणित है, इन सब पर हम बात करेंगे। दो चरणों में बात करेंगे। पहले चरण में पुदुचेरी की राजनीति समझेंगे और दूसरे चरण में किरण बेदी के अपॉइंटमेंट के बारे में जानेंगे। पुदुचेरी की राजनीति के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं द हिंदू, एक प्रतिष्ठित अखबार हमारे देश का, वहाँ के चेन्नई एडिशन के डिप्टी रेजिडेंट एडिटर डी सुरेश कुमार। आप पहले भी इनको नेता नगरी में देख चुके हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका नेता नगरी में। नमस्कार। नमस्कार।
सर सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पुदुचेरी में हो क्या रहा है, ये जो एकदम से कांग्रेस वाले इस्तीफा देने लगे और सब डामाडोल होने लगा, नंबर गेम क्या हुआ वहां पर एग्जैक्टली? देखिए, ये बात ऐसा ही है जैसे कर्नाटक में हमने पहले देखा, मध्य प्रदेश में देखा, गोवा में देखा है, तो इसी तरफ से यहाँ पे पुदुचेरी में भी यहाँ पे माहौल बना हुआ है ऐसा ही। क्योंकि आप देखेंगे तो 2016 में जब चुनाव हुआ था तब कांग्रेस जीता था 15 सीटों में, और पिछले एक साल में एक एमएलए को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया क्योंकि वो पार्टी के विरुद्ध कुछ काम कर रहे थे, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और फिर 4 एमएलए और उनमें से थे 2 मंत्री महोदय, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और एक मंत्री, पूर्व मंत्री नमशिवायम, अभी बीजेपी में जाके वहां पे भर्ती हुए हैं वो अभी, और शायद बीजेपी के वो प्रोमिनेंट कैंडिडेट बन सकते हैं आने वाले चुनाव में। तो अब इसके वजह से क्या हुआ है कि कांग्रेस का अभी स्थिति है 10 एमएलए है उनके पास जी। तो इन 10 में एक है स्पीकर का, जो कि जब वोटिंग होता है तब पहले आप लोग वोट नहीं दे सकते, सिर्फ जब टाई होता है तब वो वोट कर सकते हैं वहां पे। बिल्कुल। और ऊपर से जो पुदुचेरी का असेंबली स्ट्रेंथ जो था ओरिजिनली 30 है, और ऊपर से 3 एमएलए है नॉमिनेटेड एमएलए जी। तो जब किरण बेदी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे तो उन्होंने 3 एमएलए को नॉमिनेट किया, उनमें से 2 थे बीजेपी के नेता थे, एक वहां पे बीजेपी पुदुचेरी यूनिट के प्रेसिडेंट थे, दूसरे बीजेपी के ट्रेजरर थे वहां पे, और एक एमएलए थे वहां के बीजेपी सिंपथाइजर। ओके। तो 3 एमएलए को नॉमिनेट किया। अब 33 हो गया हाउस का स्ट्रेंथ। लेकिन इसमें और एक मामला है, ये 3 एमएलए को नॉमिनेशन को चैलेंज करके एक कांग्रेस एमएलए ने कोर्ट में गए थे, और पहले मद्रास हाई कोर्ट में केस चला और उसके बाद उच्च न्यायालय चला, सुप्रीम कोर्ट। तो वहां पे एक यूनिक ऑर्डर दिया गया जिसमें से ये कहा है कि ये जो 3 एमएलए है इनका जो नॉमिनेशन है वो तो बिल्कुल चलेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सही किया है, और ऊपर से ये 3 नॉमिनेटेड एमएलए असेंबली में वोट कर सकते हैं। जब मोशन मूव होता है या बजट पे पास होता है तो उसमें वोट कर सकते हैं। आप देखेंगे तो बाकी के देश में जहां पे कहीं भी नॉमिनेटेड एमएलए हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के और कुछ कम्युनिटी के, उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 3 नॉमिनेटेड एमएलए भी वोट कर सकते हैं। तो इसका असर ये पड़ा, अभी जब क्राइसिस सिचुएशन है तब हाउस स्ट्रेंथ आ गया है 28, और ये 28 में अभी 14 कांग्रेस के साथ है, यानी कि 10 कांग्रेस में, उनमें से एक स्पीकर जैसे मैंने पहले कहा, और 3 डीएमके के एमएलए और एक इंडिपेंडेंट जो सरकार को बहुमत दिया है, वहां पे सपोर्ट किया है। और दूसरी तरफ है अपोजिशन, जिसमें ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, रंगस्वामी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके पास है 7 एमएलए, और 4 एमएलए है एडीएमके के पास, और 3 बीजेपी का। तो अब हो गया 14-14। लेकिन टेक्निकली देखेंगे तो कांग्रेस में अभी स्पीकर के अलावा देखेंगे तो अब माइनॉरिटी में आ गया है, और अभी मंडे पता चलेगा क्या ये सरकार अपने बहुमत समर्पित कर सकता है या नहीं। सर, ये तो उसका मैथमेटिक्स हो गया कि पुदुचेरी में क्या हो सकता है। हमने जिन राज्यों का आपने उदाहरण दिया, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान में एक बार कोशिश हुई, कर्नाटक में भी होता है, उसके बाद इस तरह की बातें आती, स्टीलिंग द इलेक्शन टाइप की। हम ये समझना चाहते हैं कि एक पब्लिक में किस तरह की छवि है, नारायणसामी का काम कैसा रहा है जो उन्होंने अपने टेन्योर में किया है, लोग उनको किस तरह से देखते हैं, और उसी से फिर पता चलेगा कि आगे जो भी मैच बैठता है, जो भी सरकार बना के चला पाता है इलेक्शंस के पहले, उसे लोग कैसे लेंगे। देखिए, ऐसा है कि पिछले 4.5 साल में वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से चालू नहीं रहा, क्योंकि बिल्कुल एक तरफ नारायणसामी चीफ मिनिस्टर और दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी उस समय के, उन दोनों के बीच रिश्ता सही नहीं था। वो एक के ऊपर एक आरोप देते गए, और पहली बार कोर्ट में भी गए कि उन्होंने किरण बेदी के जो कुछ भी निर्णय लिया उसके खिलाफ कोर्ट में आया, और कोर्ट ने किरण बेदी को साफ साफ बता दिया कि आपको जो कुछ भी निर्णय लेना है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइजरी से ही होना है, आप यूनिलैटरली कोई डिसीजन नहीं ले सकते। फिर 2 बार मुख्यमंत्री ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ धरना किया वहां पे, जैसे दिल्ली में पहले अरविंद केजरीवाल ने वहां पे एजिटेशन किया, तो इसी तरह यहाँ भी 2 बार हो चुका है। अभी पिछले महीने भी एक बार हुआ था वहां पे,
राजनिवास के बाहर ही मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। तो मुख्यमंत्री का आरोप यह लगा है कि हम जो कुछ भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज लेकर आना चाहते हैं या कोई भी सरकारी कार्यक्रम करना चाहते हैं, इन सब को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने करने नहीं दिया। वो कुछ ना कुछ कारण बता के इसको रोक दिया। तो उनका पिछले 4 साल में आप राजनीति देखेंगे तो उन्होंने अपोजिशन को तो छोड़ दिया, एएनआरसी एडीएमके को तो छोड़ दिया, उनका फोकस रहा किरण बेदी को। तो किरण बेदी को एक विलन करके प्रोजेक्ट किया था उन्होंने। लेकिन जनता को वो यही देखेगी क्या सरकार सही किया है या नहीं, कार्यक्रम सही हुआ है या नहीं। तो एसेंशियली नारायणसामी तो अपने आप को एक विक्टिम बना रहे थे, राजनीतिक विक्टिम बना रहे थे, जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एजेंट है या प्रेसिडेंट के एक एजेंट है, उन्होंने हमें काम नहीं करना दिया। तो यही विषय जनता के ऊपर प्रधान रूप से रखा गया है। सुरेश जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब हमें पता है कि कुछ ही महीनों में पुदुचेरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उसके पहले इस तरह के पॉलिटिकल ऑपरेशंस की क्या कंपल्शन रहे होंगे? क्या वहां पे तमिलनाडु के, पुदुचेरी के बीजेपी के लोग या दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं? वाई दिस टॉपलिंग बिफोर द इलेक्शन? डू दे वांट कि वो गवर्नर के एलजी के अंडर में हो इलेक्शन किसी वर्किंग सीएम के बजाय, या और डेंट लगे नारायणसामी की इमेज को कि इनके अपने विधायक इनके साथ नहीं हैं? डायनामिक्स क्या है इसके पीछे? देखिए, ये ऐसा है, आपको अब हम सब जानते हैं कि बीजेपी एक तमिलनाडु और पुदुचेरी एक ऐसा प्रदेश रहा है उनको जहां पे वो पेनिट्रेट नहीं कर सक रहे हैं पॉलिटिकली इलेक्टोरली। तो उनको यहाँ पे जो द्रविडियन मूवमेंट जो है तमिलनाडु में स्ट्रांग है और पुदुचेरी में कांग्रेस और द्रविडियन पार्टी दोनों बहुत स्ट्रांग है। यहाँ तक कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो पुदुचेरी की नारायणसामी सरकार जो पुदुचेरी में है, वो सिर्फ एक कांग्रेस का नमूना सरकार बन जाएगा सारे देश में, यानी कि वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे उस समय। तो वो ऐसा मैसेज भेजना चाहते हैं कि हम, हाँ, ये तमिलनाडु में तो डायरेक्टली नहीं आ सकते, लेकिन अभी पुदुचेरी में कांग्रेस के अपने आप उनके विधायक जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो कांग्रेस के ऊपर उनको भरोसा नहीं है, तो इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसा एक इमेज प्रस्तुत करना चाहते हैं। और ऊपर से आप देखेंगे तो अभी जब किरण बेदी को उन्होंने रिकॉल कर दिया राष्ट्रपति ने, तो इमीडिएटली वहां पे तमिलिसई सौंदरराजन को डाला है लेफ्टिनेंट गवर्नर इंचार्ज करके। तो तमिलिसई सौंदरराजन के बारे में एक बैकग्राउंड हमें अभी याद में रखना है। वो तेलंगाना गवर्नर बनने तमिलनाडु के स्टेट बीजेपी यूनिट के प्रेसिडेंट थे 4-5 साल। तो और वो वहां पे एक तमिलियन के रूप में जा रहे हैं, एक तमिल औरत के जा रहे हैं। तो यदि ये नारायणसामी सरकार गिर जाता है और यदि अपोजिशन को जो 2-3 महीना बचा है उसमें ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए केंद्रीय सरकार भी नहीं मानती है और तमिलिसई भी नहीं मानेंगे, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा। तब तमिलिसई कुछ कार्यक्रम करके जनता के मिले जुले कुछ कार्यक्रम करके शायद ऐसा इंप्रेशन दे सकते हैं कि केंद्र सरकार दक्षिण प्रदेश का विरोध नहीं कर रहा है। तो ये प्लान हो सकता है। दैट पॉलिटिकल मैसेज इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मैं सुरेश जी विषयांतर करूंगा। एक आपका और पड़ोसी राज्य है केरल, वहां पर भी चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ई श्रीधरन का बीजेपी ज्वाइन करना, ये बीजेपी के केरल में चांसेस को बढ़ाएगा, थोड़ा सा टॉक ऑफ द टाउन बनेगा? क्या है ये पॉलिटिकल मूव? क्योंकि उनकी जो पूरी जर्नी रही है कोंकण रेलवे को लेके, दिल्ली मेट्रो को लेके, वो इनक्रेडिबल जर्नी है। व्हाट अ फैंटास्टिक मैन ही इज। पर उनको बीजेपी किस तरह से प्रोजेक्ट करेगी? क्या गेम प्लान दिख रहा है केरल में? तो देखिए, एक बात है कि ये जो बीजेपी है वो साउथ में, दक्षिण भारत में, खास करके तमिलनाडु और केरल में, वो एक पॉलिटिकली अनटचेबल पार्टी का इमेज उनका है। तो राजनीति में आपको इमेज चेंज करना, परसेप्शन चेंज करना बहुत मुख्य होता है। तो जब मेट्रो रेल के चीफ ई श्रीधरन, जो कि सारे देश में मेट्रो में एक रेवोल्यूशन किया है उन्होंने, जब वो ज्वाइन करते हैं तब अर्बन पॉपुलेशन में जो है उसमें थोड़ा इंप्रेशन बदल सकता है बीजेपी के बारे में। और आपको देखना है कि श्रीधरन ने कहा कि मैं कांग्रेस सरकार में काम किया हूँ, बीजेपी में काम किया हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे को यही भरोसा देता है कि नरेंद्र मोदी ही डेवलपमेंट दे सकते हैं केरल में भी, क्योंकि यहाँ के यूडीएफ और एलडीएफ वो नहीं दे सकते। तो डेवलपमेंट को वो प्रधान रूप से रख रहे हैं। तो ऐसे रखने में
जो अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन वोटर्स है, उनका इंप्रेशन चेंज कर सकता है। तो और ऊपर से ये जो बीजेपी अनटचेबल पार्टी का इमेज है वो थोड़ा क्लाउड हो सकता है। सुरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी, सारा विश्लेषण हमारे साथ शेयर करने के लिए। तमिलनाडु में भी चुनाव की आहट आ रही है, तो जल्द ही हम फिर से आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पर चर्चा के लिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। निखिल, ये सिक्के का एक साइड है जिसमें हम एक यूनियन टेरिटरी है, और ईमानदारी से बताऊं जिसकी पॉलिटिक्स के बारे में इतने डिटेल में चर्चा कभी नहीं हुई होगी इन माय लिमिटेड नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन किरण बेदी का वहाँ पर जाना, वी नारायणसामी चूंकि एक नोन फेस रहे हैं क्योंकि वो यूपीए सरकार में मंत्री रहे हैं, दोनों के बीच के टकराव की खबरें आती थी, किस तरह के फैसले हो रहे हैं, और इसलिए मुझे लग रहा है कि बिल्कुल छोटा यूटी है लेकिन उसकी टॉपलिंग को लेकर, वहाँ की पॉलिटिकल इक्वेशन को लेकर इतनी बात हो रही है। पर मुझे लगता है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वाई वॉज किरण बेदी एक्टिंग लाइक दिस? ऊपर से इंस्ट्रक्शंस थे या शी वॉज डूइंग इट ऑन हर ओन? तो मुझे लगता है इन सवालों के जवाब के लिए हमें अपने अगले एक्सपर्ट की तरफ चलना चाहिए बिफोर यू ऐड समथिंग टू इट। नहीं, मतलब एग्जैक्टली इसी नेचर की मतलब क्वेरी थी, आपने कह दिया इसलिए फिर मैं शांत रह गया कि हमारे यहाँ गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, वो कैसे काम करते हैं वो कोई सीक्रेट तो है नहीं, ठीक है, और वो कोई बहुत अपनी समझ या अपने स्टाइल ऑफ वर्किंग का परिचय भी देते हैं, ऐसा भी नहीं है। जिसकी दिल्ली में सरकार उसी हिसाब से सब चलता उस हिसाब से काम होता है। तो ये मेरे पास इसको साबित करने के लिए कोई मतलब तथ्य नहीं है, लेकिन बिना ब्रीफ के किरण बेदी इतने आगे तक चली जाए, क्योंकि आप देखिए ना, उन्होंने अभी नहीं बनी है राज्यपाल या तीन, अगर ऐसा होता कि उनके इंडिविजुअल स्टाइल की वजह से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती तो ये चीज़ बहुत जल्दी स्पॉट की जाती दिल्ली में। बहुत अलर्ट दिल्ली है फिलहाल, तो वो इतना मतलब किसी को जिसको कहते हैं ना गोइंग साउथ नहीं करने देते अगर वो उनके हिसाब से काम नहीं हो रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई इमीडिएट वजह रही होगी जिस वजह से ये फैसला लिया। चलिए वजह पता करने की कोशिश करते हैं। नेता नगरी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार, जिनकी कई किताबें आ चुकी हैं, खासतौर पर कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भाजपा ने 2019 का चुनाव जीता और उसके पहले पर भी, और वो इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं, कई प्रतिष्ठानों से जुड़े रहे हैं। सुनते हैं उनसे क्या है किरण बेदी को सबसे पहले 2015 में, आजकल लेटरल एंट्री की बड़ी बात होती है, वो एक बिल्कुल नया प्रयोग किया था भाजपा ने, लेटरल एंट्री सीधे सीएम कैंडिडेट, और वो प्रयोग किसके दिमाग की उपज था, क्या रहा, सब सवाल जानते हैं। संतोष जी को जोड़िए हमारे साथ। भाई संतोष जी, इधर उधर की बात नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे पर आते हैं। किरण बेदी को क्यों हटाया गया पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से? सौरभ जी देखिए, इसमें मैं एक चीज ये कहूंगा कि राजनीति में कई बार नौकरशाही जो होता है वो राजनीति के हिसाब से चलती है, लेकिन कई बार नौकरशाही अगर राजनीति में हावी होने लगे तो प्रॉब्लम होती है। जब किरण बेदी को दिल्ली में लाया गया था, अगर मैं उस इंस्टांस की बात करूं, उस समय की बात करूं, तो एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, उनका ये प्रयोग था। और ये कौन वरिष्ठ नेता थे? अरुण जेटली थे या कोई और थे? उस समय दिल्ली को बहुत करीब से अरुण जी देखते थे, तो ये एक उनका प्रयोग था। तो उस समय चूंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे थे, तो उनको कमजोर करने के लिए, उनको घेरने के लिए हम कह सकते हैं कि उसकी एक कोशिश थी कि एक प्रयोग किया जाए, क्योंकि दिल्ली में उस तरीके का कद्दावर नेता उस समय उनके पास नहीं था, तो वो चाह रहे थे क्या आए। लेकिन इसका भी जो निर्णय हुआ सौरभ जी, वो निर्णय बहुत एक अलग तरीके से था। पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद करीबन मुझे याद है कि शाम को 4 बजे के करीब दिल्ली यूनिट को खबर किया गया। दिल्ली यूनिट में उस वक्त प्रभात झा प्रभारी हुआ करते थे, जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, सतीश उपाध्याय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उस समय इन लोगों को करीबन इन्फॉर्म किया गया कि हम लोग किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला हो गया है। तो स्टेट यूनिट ने यह कहा कि अगर फैसला हो गया है तो क्या हम इस पे कोई अपनी राय रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि फैसला तो हो चुका है, लेकिन अगर आप कुछ आग्रह करना चाहते हैं तो बताइए आप।
हम एक सुझाव देना चाहते हैं कि अगर आप इनको नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ाते हैं तो अरविंद केजरीवाल बस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में घिर जाएंगे और उसका बेनिफिट हमको मिलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल फिर कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर जाने में उनको मुश्किल होंगी। बट उस समय यह कहा गया कि इसका भी निर्णय हो चुका है, वो डॉक्टर हर्षवर्धन की सीट कृष्णानगर से ही चुनाव लड़ेंगे। यानी सब कुछ एक प्री प्लान तरीके से चीजें वहां हुई थी। लेकिन अगर आप जब दिल्ली प्रदेश कार्यालय में जब उनकी पहली स्पीच को याद करें किरण बेदी की, तो एक मुझे लगता है कि उस समय जो कार्यकर्ता थे वहां पे उनके अंदर एक असंतोष वहां पे दिखा था, क्योंकि जब वो आई तो उन्होंने कहा यहाँ जो भीड़ दिख रही है उसमें आधी भीड़ मेरी है, यानी वो अपने एनजीओ की बात कर रही थी। तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये क्या बोल रही हैं, लेकिन साथ में वहां जब कुछ खुसर फुसर, जो चूंकि अब भीड़ है, कोई एक सभा चल रही है तो उसमें खुसर फुसर कुछ आवाज होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि जिसको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, यानी एक जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल होता है, एक अफसरशाही वाली जो चीजें होती हैं, वो स्टाइल उनके मतलब मुझे लगता है कि उनके इनबिल्ट है वो उस तरीके से। तो जो मैं शुरुआत में आपसे कह रहा था कि आप वो जो प्रसंग बता रहे थे वो पूरा कर लीजिए कि राजनीति के हिसाब से चलती है। संतोष जी जो प्रसंग बता रहे थे कि जब वो भाजपा कार्यालय पहुंचती हैं, खुसर फुसर होती है, तो वो टोक देती हैं वही मंच से ही टोकती है कि अगर आपको नहीं सुनना है तो आप चले जाइए, बट यहाँ पे डिसिप्लिन यानी अनुशासन, क्या मतलब राजनीति में डंडे की जोर से चीजें नहीं चलती हैं। तो उनका जो व्यवहार है वो उसी समय बाहर आ गया था, ये मेरा कहने का मतलब है जी। जो मैं पहले पॉइंट आपसे जो कह रहा था कि राजनीति और नौकरशाही, नौकरशाही हमेशा एक, आपको भी मालूम है कि राजनीति के हिसाब से चलाई जाती है, नौकरशाही को उस हिसाब से चलाया जाता है। लेकिन नौकरशाही जब राजनीति को चलाने लगे तो प्रॉब्लम होती है, और मुझे लगता है कि पौंडीचेरी में यह प्रॉब्लम थी। जी नहीं, पर मेरे साथी निखिल अभी थोड़ी देर पहले ये चर्चा कर रहे थे कि विदाउट हैविंग पॉलिटिकल बैकिंग फ्रॉम दिल्ली, अगर दिल्ली से पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होती तो वो तो पिछले 4 बरस से नारायण सामी के रास्ते में जो टिप्पणीकार हैं उनके शब्दों में कहें तो रुकावटें पैदा कर रही हैं, तो अभी अचानक से ऐसा क्या हो गया? नहीं सौरभ जी, ऐसा बिल्कुल उनको पहले भी 2-3 बार टोका जा चुका था। अच्छा, अब एक सवाल ये उठ सकता है कि भाई बीजेपी में अगर ये नौकरशाही आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, जो नौकरशाह पहले रहे हैं और वो आपके हिसाब से पॉलिटिकल एजेंडे में काम नहीं कर रहे थे, तो फिर आप अभी तक क्यों बनाए रखा था? जो आपका सवाल है कि अभी तक आपने क्यों बनाए रखा था उनको, बहुत सिंपल सी बात है, उनको 2-3 बार कह दिया गया था कि आप उस सेटअप में चलिए, और उनका जो पुनर्वास भी, ये एक प्रकार से जब दिल्ली चुनाव हारे तो ये पुनर्वास था उनका, क्योंकि आप लेकर के आए थे, इतना बड़ा चेहरा बना करके आपने किया था, तो उनको कहां रखेंगे? तो इनकी कार्यशैली से ये लोग वाकिफ थे, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि इनको वहां भेजते हैं और वहां जो चीजें हैं उसको ये संभाल लेंगी। वहां बीजेपी का बहुत ज्यादा स्टेक नहीं रहा है संगठनात्मक लिहाज से, और जो पौंडीचेरी की टोपोग्राफी है आप देखेंगे तो आंध्रा, तमिल और 23 सीटें वहां की आती हैं, तो सब मिक्स हैं इस तरीके से। उसके बाद नारायण स्वामी ने अभी इस पूरे मसले को तमिल प्राइड के खिलाफ बना दिया कि ये नॉर्थ इंडियन है, इसीलिए मतलब साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन करने की कोशिश की। ऐसी परिस्थिति में इनके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बच गया था कि अब इनको वहां से हटाया जाए, और इसीलिए जो किसको दिया गया, तमिलसाई को दिया गया। तमिलसाई कौन है? पहले वो बीजेपी के अध्यक्ष रही हैं वहां पे, और वो तमिल पॉलिटिक्स को जानती हैं और वो तमिल बोलती हैं, तो इस प्राइड को भी काउंटर करने की, जो मुद्दा उधर विपक्ष की ओर से बनाया जा रहा था, उसको भी काउंटर करने की कोशिश की है, मुझे लगता है। सर इसी चीज़ पे मतलब आगे बढ़ते हुए हम ये समझना चाहते हैं, जैसे एक, क्योंकि किरण बेदी दिल्ली से ही गई थी तो दिल्ली से ही एक तुलना है। दिल्ली में भी एक पॉपुलर सीएम जो इलेक्शन जीत के आते हैं, और एक एक्टिव लेफ्टिनेंट गवर्नर वाली लड़ाई बहुत लंबी खींची है, और एक समय बाद ये देखा गया कि एक नॉन कन्फ्रंटेशनल हो जाती हैं दोनों साइड्स, जब अरविंद केजरीवाल एक तरह से समझ लेते हैं चीज़ों को कि वो ऐसे काम कर नहीं पाएंगे। अब वो बार्गेन कहाँ स्ट्राइक होता है वो एक दूसरी बात है। ऐसा कोई बार्गेन पुदुचेरी में क्यों नहीं स्ट्राइक हो पाया है? मतलब एक कारण को आपने हिंट कर दिया है कि किरण बेदी के पास अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग था, क्या और कोई वजह थी नारायण स्वामी की तरफ से, या जिनके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की है, कि वहाँ पे कोई समझौता हो ही नहीं पाता है इन 4 सालों में? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि मुझे जहां तक मेरी जानकारी है, वहां जो 3 नॉमिनेट किए गए थे, आपको याद होगा, तो उसमें भी
जो पार्टी की ओर से जो जो नाम सजेशन दिया गया था, उस सजेशन को फॉलो करने के बजाय उन्होंने पार्टी से ही, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से, जो पार्टी के सिंपैथाइजर हैं उन्हीं में से दो को अपना अपना बना अपना अपने तरफ से कर दिया उन्होंने। तो इनकी वर्किंग में ये एक दिक्कत रही है कि ये पूरी तरीके से उसको नहीं मानती थी और एक अपने सेट रूल के साथ वो करती थी, लेकिन इन्होंने सोचा था कि वहां कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अचानक से जो वहां पॉलिटिक्स बदली और वहां एक कांग्रेस में कुछ लोग टूटे, जो उसमें से कुछ बीजेपी में आए, तो इवन जो अभी कांग्रेस से बीजेपी में आए और जो वहां पे पुराने जो सीएम रंगास्वामी जो हैं, तो ये लोग भी मतलब कह सकते हैं जो सत्ता पक्ष है वहां पे और जो विपक्ष है वहां पे सब एकजुट था कि इनको वहां से हटाया जाए, क्योंकि इनकी फंक्शनिंग क्या है कि ये बिल्कुल दिल्ली वाले स्टाइल में चल रही थी। वो दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जिस पावर के साथ, उस पावर को वो वहां पे डेली वर्किंग में इस्तेमाल कर रही थी, जिसको लेकर के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक बहुत बार बातें आई थी, लेकिन उसके बाद उनको 2-3 बार बता दिया गया था कि आप इसको इस तरीके से चलाइए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आप देखेंगे पार्टी में बीजेपी की एक स्ट्रेटजी है। बीजेपी एक जैसे हरदीप पुरी, केजे अल्फोंस, एस जयशंकर, अभी अरविंद शर्मा यूपी में, ब्यूरोक्रेट आते जरूर हैं, लेकिन इनका एक सेट सोच है इनकी कि भाई आप जब आते हैं तो आपके प्रोफेशनल स्किल का हम इस्तेमाल जरूर करेंगे, आप उसका अपना प्रदर्शन करिए, लेकिन आप अपना जो मतलब जो कह सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक आपका जो फॉर्मूला रहा है उसको इंपोज करने की कोशिश मत करिए। एक जो डिजाइन है, जो इंस्ट्रक्शन है, उसको फॉलो करिए। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कमी रही है पुडुचेरी के मामले में। संतोष जी, अब आपने जिक्र कर ही दिया, मैं दरअसल आखिरी सवाल यही पूछना चाह रहा था कि बीजेपी में जितनी तेजी से ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, चाहे वो लोकसभा के रास्ते आ रहे हों, आर के सिंह, सत्यपाल सिंह, या फिर राज्यसभा के रास्ते हरदीप पुरी वगैरह, एक नाम जिसका इन दिनों लखनऊ में बड़ा जिक्र हो रहा है, अरविंद शर्मा, गुजरात काडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और अब माननीय विधायक विधान परिषद के, और सब लोग बीजेपी के भी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि किस योजना के तहत इनको भेजा गया है। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, उनके बारे में बहुत चीजें जाहिर हैं कि वो गुजरात के समय से अभी जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बहुत करीब अधिकारी रहे हैं, परफॉर्मिंग अधिकारी रहे हैं। अभी उनको एमएसएमई में सेक्रेटरी बनाया हुआ था, वहां से उन्होंने वीआरएस लिया और अभी वो बीजेपी की पॉलिटिक्स में आए हैं। निश्चित तौर से ये मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो परफॉर्म करना, यानी जमीन पे डिलीवर करना, उस स्ट्रेटजी के तहत उनको लाया गया है कि वहां जो चीजें यूपी के अंदर चल रही हैं, और 2022 में चूंकि वहां चुनाव है और यूपी नो डाउट विधानसभा के लिहाज से भी और लोकसभा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चूंकि प्राइम मिनिस्टर खुद उस स्टेट को प्रतिनिधित्व करते हैं वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो वो चाहते हैं कि यूपी हमारा कहीं से भी कमजोर ना हो। तो वो पूरी तरीके से कह सकते हैं एक चाक चौबंद चीजों को करने के लिए, कहीं भी पॉलिटिकली वो ढीलापन ना आ जाए। कई बार क्या होता है कि सत्ता के रॉ में सत्ता का एक जो अपना एक नेचर होता है उसमें आप ना आ जाएं, तो ये एक प्रकार से चीजों को टैकल करने के लिए मुझे लगता है लगाया गया है उनको। चलिए, राजनीतिक चुस्ती फुर्ती सब लोग बनाए रखना चाहते हैं। संतोष जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे यूं ही हम अपने हिस्से का ज्ञान लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही। इसमें व्यूअर्स के सवाल लिए जाते हैं और नौजवान पत्रकार निखिल वाठ उनके जवाब देते हैं। निखिल जी, पहला सवाल अमन सक्सेना का है। सर, वाई पीपल अटैच विद मोदी मोर देन राहुल गांधी? बहुत सारी वजह हैं उसकी। शुरुआत वहाँ से होती है कि एक अच्छी पीआर मशीनरी कब काम करती है, जब उनके पास में बेचने के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट होता है, एक सेलेबल प्रोडक्ट होता है और उस प्रोडक्ट में कंटिन्यूटी होती है। जैसे अगर आप जैसे मुझे हॉर्लिक्स बहुत पसंद है, मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि उसका टेस्ट बदलता नहीं है, वो जितने बार मैं खरीदूंगा उसको वैसा ही मिलता है। हॉर्लिक्स का टेस्ट अभी भी वैसा ही है जैसा पहले होता था? हाँ, वो कॉरपोरेशन का प्रोडक्ट है, तो वो उसी एमएनसी स्टाइल में वो पार्टी चलती है। उनके पास एक डिपेंडेबल प्रोडक्ट है पीआर के हिसाब से, ठीक है, और इसीलिए ये इमेज कल्टीवेट होती है। और ये बात और ये सिर्फ पीआर नहीं है, आप इन जनरल भी आप जाके लोगों को पूछेंगे तो पीएम एक पॉपुलर फेस हैं। हर किसी ने उनका नाम सुना, हर किसी ने चेहरा देखा है और हर कोई उनके बारे में कुछ ना कुछ उनके कहने को है, बात करने को है या सुनने को है।
है ना, एक प्रभाव, एक मतलब एक जिसको कहते हैं एक ट्रांजैक्शन कहीं पूरा हो रखा है, विचार का या पब्लिक गुड का या किसी भी चीज़ का। है ना, इसमें सारी चीज़ें आ गई, नेता आ गया, पार्टी आ गया, पीआर आ गया, और फिर उसके बाद में उनकी पॉपुलैरिटी आ गई। इन सारी चीज़ों को जब आप राहुल गांधी के तरफ जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको हर चीज़ में बहुत मतलब एक ऐसे जिसको कहते हैं ना गेपिंग होल्स आपको मिलेंगे। और इसीलिए जो पब्लिक की पसंद को जिस तरह से आप इंटरप्रेट कर रहे हैं वो उस नतीजे पे आप इसलिए पहुंच रहे हैं। प्रोडक्ट में कंटिन्यूटी नहीं है, राहुल गांधी फुल टाइम पॉलिटिक्स, उनको कंटिन्यूटी में बहुत दिक्कत आती है। फिर वो जिस पार्टी से आते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस पॉलिटिक्स के बारे में दिखने की कोशिश नहीं करती है। पीआर बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। तो इस वजह से इस तरह का बन गया है कि नहीं, इनको पसंद करते हैं और उनको पसंद नहीं करते हैं। आप 14 के पहले जाएंगे, इनको भी पसंद नहीं करते थे। बहुत मेहनत लगती है किसी को पसंद करने कराने में। I'll quickly add few points to this. ब्रांड नरेंद्र मोदी कुछ घटनाओं से बिल्ड हुआ है। इसमें 2002 के दंगे, उसके बाद वाइब्रेंट गुजरात, जो CEO नरेंद्र मोदी वाली पूरी इमेज, गुजरात मॉडल, रन ऑफ कच्छ, ये वो मॉडल कितना अच्छा कितना बुरा है, ज्यूरी इज स्टिल आउट। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग लीडर। भारत में इस चीज़ का बड़ा वजन रहता है, क्या मेरा नेता मजबूत है। 1980 में जब इंदिरा गांधी चुनाव लड़ती हैं तो नारा दिया जाता है कि सरकार उसकी सरकार चुनिए जो फैसले ले सके, जो स्थिर सरकार दे सके, है ना। अभी कल ही मैं किताबवाला के एपिसोड शूट कर रहा था जुगलबंदी विनय सीतापति के साथ, तो उसमें एक आडवाणी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग पर चर्चा हो रही थी कि 2 ऊर्जा मंत्री उत्तराखंड और यूपी के, उनका कुछ झगड़ा चल रहा था आपस में शेयरिंग को लेके। तो वहाँ साहब आडवाणी जी के पास पहुंचे, उन्होंने 2 घंटे धैर्य से सुना और फिर बोला आप लोग एक कक्ष में बैठ के आपस में तय कर लीजिए। तो वो लोग खींच गया कि भाई आपस में तय नहीं हो पा रहा था इसलिए तो आपके पास आए थे। तो एक मंत्री जो भाजपा का था वो बोलता है कि आज इंदिरा जी होती तो फैसला करती। तो ये हर जगह होता है। तो नरेंद्र मोदी की एक वो इमेज है कि वो डिसाइड करते हैं, वो फैसला लेते हैं। फैसला अच्छा है या बुरा है इसको लेके आप बहस कर सकते हैं, ये एक बड़ा चेंज है। दूसरा, बीजेपी ने लगातार राहुल गांधी की असफलताओं और जो गढ़ी गई असफलताएं उनको मिला के उस ब्रांड को डिस्क्रेडिट करना। कल मैं एक अपने विद्वान मित्र से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कई बार माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी जो बड़ी कंपनियां हैं ये अपने प्रोडक्ट बेहतर करती हैं। कई बार देखती हैं कि जो अगल बगल कोई प्रोडक्ट उभर तो नहीं रहा तो उसको कहाँ पेटेंट में, इसमें उसमें कहाँ उलझा सकते हैं। तो वो दोनों ही चीज़ें चली। और जो आपने कहा कि कंटिन्यूटी बहुत महत्वपूर्ण है, पॉलिटिक्स इज अ फुल टाइम जॉब, और इनके ऊपर ब्रांड लेगेसी का बोझ भी बहुत हो गया है। 70 साल के इसके जवाब, उसके जवाब, इसमें उसमें। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि 1970 से ही नोबडी पेड अटेंशन इन कांग्रेस टू स्ट्रेंथन ऑर्गेनाइजेशन। ये मैं 70 से कह रहा हूँ। इंदिरा गांधी 1971 में चुनाव जीतती हैं अपनी पॉपुलैरिटी के दम पर, फिर हारती हैं, वापस आती हैं, फिर वो शोक सभा का चुनाव जैसे आडवाणी जी कहा करते थे। बीजेपी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करने पे बहुत काम किया है। जो अटल बिहारी की बीजेपी और नरेंद्र मोदी की बीजेपी का एक बड़ा फर्क है। और दूसरा, इनके पास आरएसएस है, तो उसका एक बड़ा फर्क पड़ता है। मैं वही कहना ही चाह रहा था कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम वहाँ ऑर्गेनाइजेशन हम बीजेपी को क्रेडिट देते हैं वो क्रेडिट संघ का है, पहली चीज़। दूसरी, और अब ये बहुत सारे कमेंटेटर्स आपको ये भी कहते मिलेंगे कि अब बीजेपी में भी एक अच्छा, जो कांग्रेस के साथ हुआ था, हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन उनके पास में हुआ करता था, अच्छे लीडर, पॉपुलर लीडर्स आए तो फिर वहां भी एक हाई कमान कल्चर आ गया। तो यही चीज होती, मतलब जिसको कांग्रेसाइजेशन ऑफ बीजेपी लोग बोलते हैं। हाँ, नहीं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बार बार ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल सुरेश पांडे का है, बंगाल इलेक्शंस के रिजल्ट का कैलाश विजयवर्गीय की एमपी की पॉलिटिक्स में क्या असर होगा? बताइए, आप मध्य प्रदेश से आते हैं। पास, मतलब इसलिए मैं पास कर रहा हूं क्योंकि बहुत क्लोजली मतलब इस कर्व को मैंने फॉलो नहीं किया है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक बात है कि जो चीज़ शिवराज सिंह चौहान को कभी लगी होगी सुगनी देवी घोटाले के टाइम पे कि मैं कितनी बदनामी उठा रहा हूँ और भाई क्या करूँ मैं, इसे कहाँ करूँ इस नेता का, और फिर एक तरह से निर्वसन की तरह देखा जाता है कैलाश विजयवर्गीय जब निर्वासन की तरह। निर्वसन का अर्थ होता है नंगा होना। ओहो, वसन मतलब कपड़ा, वो बिल्कुल इंटेंशन नहीं था। निर्वासन, ठीक है। एक्सोडस की तरह देखते हैं कि उनको फिर दिल्ली भेजते हैं, लेकिन उसको एक अगर वो अच्छा कर लेते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी में मतलब तब्दील कर लिया है कैलाश विजयवर्गीय ने, क्योंकि क्रेडिट कुछ तो जाएगा। और बीजेपी अच्छे अप्रेजल देने वाली पार्टी है। हमारे यहाँ हो भी चुका है, दमोह से सांसद हैं प्रहलाद पटेल। हाँ, उनको भी पूर्वोत्तर भेजा गया था, रिजल्ट्स आए और अभी उनको फिर मिनिस्टीरियल बर्थ आई।
देखिए, दो चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की आज की तारीख में मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी मजबूत है। खतरे रहे होंगे, वो शिवराज सिंह चौहान 1 वर्ष पूरा कर रहे हैं और उनको ऐसा लगता है, उनके समर्थकों को ऐसा लगता है कि वो अगला जो चुनाव है वो शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। दूसरी चीज, कैलाश विजयवर्गीय, पहले भी ऐसा हुआ है जब शंकर सिंह वाघेला ने जब बगावत की थी और विधायकों को लेकर खजुराहो पहुंचे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी मध्यस्थता करने गए। पहली शर्त ये रखी थी, नरेंद्र भाई को गुजरात से जाना होगा। नरेंद्र भाई दिल्ली आते हैं, संगठन की सीढ़ियां चढ़ते हैं और फिर मुख्यमंत्री बन के जाते हैं केशुभाई पटेल की जगह 2001 के आखिरी में। कैलाश विजयवर्गीय लगातार सक्रिय हैं और जो उनकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है एग्रेसिव, उसका बीजेपी भरपूर फायदा उठा रही है। बंगाल उनके लिए बहुत अहम है। रिवॉर्ड मिल सकता है, मिलेगा ही, बल्कि आपने सही कहा, अब वो रिवॉर्ड संगठन में मिलेगा, वो केंद्र की सत्ता में मिलेगा। कई लोगों ने यह भी कहा कि कैलाश विजयवर्गीय की दावेदारी थोड़ा सा इसलिए कमजोर हुई कि वो बेटे के टिकट के लिए अड़े और फिर उनके बेटे का जो वो बैट कांड था और सब चीजें थी। एग्जैक्ट, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो टिकट के लिए अड़ने से ज्यादा प्रॉब्लम बैट मतलब कांड, हाँ वो सारी चीजें नहीं होती, क्योंकि मतलब बीजेपी का ऐसा रहता है, एक बार सारी चीजें चल दी गई तो वहां शालीनता को महत्व दिया जाता है विद इन पार्टी लाइंस। मतलब उसमें नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया था भाई। हाँ, तो मतलब अदरवाइज वो जिस तरह की गतिविधियां करते हैं वो एक दूसरी बहस है। मतलब मैं उस शालीनता की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका पार्टी डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए, नमन जैन का अगला सवाल, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन ब्रिंगिंग स्कीम लाइक गिव अप रिजर्वेशन जस्ट लाइक गिव अप गैस सब्सिडी। भाई, गिव अप गैस सब्सिडी तो बहुत अच्छी स्कीम है, मैंने भी इसका पालन किया है। आई डू नॉट नीड सब्सिडी ऑन गैस, और मेरे जैसे करोड़ों भारतवासियों ने किया है। गिव अप रिजर्वेशन भी एक विकल्प हो सकता है। मेरे एक मित्र हैं, खूब सफल हैं जीवन में, IIT से पढ़े हैं, IIM से पढ़े हैं, सिंगापुर में रहते हैं, गौरव यादव उनका नाम है, दीनदयाल विद्यालय मेरे क्लासमेट थे। उन्होंने किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में रिजर्वेशन का लाभ नहीं लिया, वो उनका कॉल था। तो ये मुझे लगता है कि एक पहल ये तो लोगों की तरफ से हो सकती है, पर संस्थान के स्तर पर मुझे लगता है कि जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है वो SC ST वर्ग में भी और OBC वर्ग में भी बहुत सख्ती से लागू होना चाहिए, और इसको OBC या SC ST वर्ग के खिलाफ नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये जरूरी एक्शन है ताकि जो जरूरतमंद हैं उन तक लाभ पहुंचे। लोग जब पूछते हैं कि भाई एक IAS है SC कैटेगरी या ST कैटेगरी से, उनके बेटे को रिजर्वेशन का लाभ क्यों मिले? वही हो रहा है। मतलब देखिए, जैसे अब महाराष्ट्र में भी देख लीजिए या यूपी में भी देख लीजिए, रिजर्वेशन कॉर्नर या इवन राजस्थान में भी कहा जाता है, मैं उन जातियों का नाम नहीं लेना चाहता जी, लेकिन एक वो कॉर्नर कह लीजिए, हाईजैक कह लीजिए, लेकिन ये तो होता है कुछ एक उसमें भी क्रीमी लेयर बिल्ड हो गई है। मतलब उसमें जातियों का क्रीमी लेयर भी है, उसमें कार्डर का क्रीमी लेयर भी है कि मतलब ये रेवेन्यू वाले ही ले लेते हैं या इस ब्रांच के ले लेते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। और क्रीमी लेयर को लेकर के एक मेरी शिकायत ये है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब अपनी अपील बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, क्रीमी लेयर का वो बढ़ाती जा रही हैं। मतलब जो आप उसका इनकम का ये है, उससे भैया मैं भी आ जाऊंगा उसके अंदर, मतलब अगर अभी के हिसाब से देखेंगे और 4 साल बाद की सैलरी भी वही होगी। तो मुझे वो मेरी समझ से बाहर है कि क्रीमी लेयर को आप इतना वाइड कैसे रख सकते हैं कि उसके अंदर हर कोई चला आ रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिमांशु का ये सवाल, इफ कांग्रेस पुट फॉरवर्ड प्रियंका गांधी एज CM फेस इन यूपी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सिचुएशन ऑफ कांग्रेस इन यूपी कुड इम्प्रूव देन? Yes, my answer is yes. Situation of Congress may improve अगर ये प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए या चुनाव में अपनी टैली को बढ़ाने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नेता, नारा, नियत। आपने नेता दे दिया, आपको स्लोगन भी ला सकते हैं, लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो कौन सा नैरेटिव है जिसके दम पर आप कहेंगे कि उनको नहीं हमको चुनिए, उसका भी इम्तिहान होना बाकी है। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अलावा एक सच्चाई जाति भी है कि आप कौन से कास्ट इक्वेशंस को मैप करते हैं। पर यह सत्य है कि जब से प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव बनी है और प्रभारी महासचिव उत्तर प्रदेश की, तब से वो विपक्ष के तौर पर नजर आ रही है, सड़कों पर लगातार दिख रही है। नो वन कैन डिनाई दैट क्रेडिट। आखिरी सवाल विकी राठी का है, क्वेश्चन फॉर सौरभ। हाउ यू सी द वायलेंट इवेंट्स हैपन एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ सलमान रश्दीज बुक सैटेनिक वर्सेस? मैं किसी भी किताब के खिलाफ किसी भी तरह के हिंसक प्रदर्शन से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये कट्टरपंथियों के दबाव में लिया गया राजीव गांधी सरकार का फैसला था। ये निखिल पहली सरकार थी दुनिया की, पहला देश था भारत जिसने सैटेनिक वर्सेस पर प्रतिबंध लगाया था। अरे किताब है, आपको आपत्तिजनक उस पर डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, लेकिन फतवे जारी हो रहे हैं इतने करोड़ उतने करोड़।
ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी आपका धर्म हो, आपको अपने धर्म की मान्यताओं को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहिए। इसीलिए वो शार्ली हेब्दो पे जो विवाद होता है, भारत में जो विवाद होते हैं अलग अलग धार्मिक मान्यताओं के आहत होने पर, मुझे वो जल्दी बल्दी समझ में नहीं आते हैं। चलिए, जवाबदेही आज छोटा रखा है, समय का अभाव। बढ़ते हैं आखिरी सेक्शन की तरफ जिसका नाम है सिफारिश। क्या है तुम्हारे नोट्स में आज सिफारिश? 2 सिफारिशें हैं। एक तो हम स्टरलाइट कॉपर की बात कर रहे थे, किस तरह जो लोग उस संदर्भ को ज़्यादा नहीं समझते हैं और समझना चाहते हैं कि ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन किस तरह की प्रॉब्लम बनता है। 2017 में इरादा नाम की एक फिल्म आई थी। जी हाँ, नसीरुद्दीन शाह उसमें थे। आप अगर टाइम देना चाहें तो उसको देख करके आपको एक बेसिक आइडिया मिल सकता है कि किस तरह की प्रॉब्लम होती है। दूसरी फिल्म जो कि पूरी तरह से मतलब वो पॉल साइंस के बच्चे तो देखते ही देखते हैं, हमने भी कॉलेज में देखी थी। 2003 में एक फिल्म आई थी गुड बाय लेनिन, जब जीडीआर था ईस्टर्न जर्मनी में, वहाँ पे यूएसएसआर का शासन चलता था। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद उसमें ये चीज़ है कि वो ना एक मतलब लोडेड विद पॉलिटिक्स है। मतलब क्योंकि वो एक बहुत ही पॉलिटिकली चार्ज माहौल में हो रही है और उसकी माँ भी एक इंडोक्ट्रिनेटेड मेंबर है उसी पार्टी की, है ना। बावजूद इसकी वो कहानी कितनी निश्चल, कितनी प्यारी है, एक माँ और मतलब माँ और बेटे की कहानी। और उसमें कहीं भी बनाने वाले ने अपने ज्ञान को मतलब आप पे थोपने की कोशिश नहीं की। वो जो आपको रेफरेंसेस हैं, आप अगर पढ़े हैं तो आपको पता चलेंगे। अच्छी फिल्म है। हिंदुस्तान में यही हो जाता है, हिंदुस्तान में अच्छी फिल्मों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि डायरेक्टर अगर उसमें 25 जगह लिखेगा नहीं कि इसमें मैंने बनाया, मुझे पता था ये गाना लिखते हुए, तो जो मीनिंगफुल होने का जो प्रेशर है उससे नहीं निकल पाते हैं। उस प्रेशर से बाहर बनाई गई गुड बाय लेनिन अच्छी फिल्म है। सोवियत संघ का जब विघटन हो रहा था उससे पहले जर्मनी में क्या चल रहा था वो भी आपको मिल जाएगा। और एक बड़ी प्यारी कहानी तो है ही। आप और जोड़ना? अच्छा, अपना हो गया अपना हो गया। आप जर्मनी का जिक्र कर रहे थे। जर्मनी की ही एक और फिल्म है और मैंने ये प्रॉमिस भी किया था कि मैं पॉलिटिकल फिल्मों के बारे में बात करूंगा। बादेर मीनहॉफ कॉम्प्लेक्स। ये जब जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था तो वहाँ के जो गुरिल्ला स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, जो वायलेंट प्रोटेस्ट में शामिल थे, उनके बीच किस तरह की जिच होती है, क्या होता है, वो बहुत ही कमाल की, बहुत ही इंटेंस फिल्म है। आपको ज़रूर खोज के देखनी चाहिए, बादेर मीनहॉफ कॉम्प्लेक्स। ये एक फिल्म है। आपने कहा तो, बाकी तो अपन आजकल फिल्में देख ही नहीं पाते हैं भाई साहब। बस थोड़ा सा वर्जिश करते हुए वाइकिंग्स देख लेते हैं। वाइकिंग्स देख रहे हैं अभी अपन रागनार लोथब्रोक की दुनिया में चल रहे हैं। लगार्था फ्लोकी सही बनाया है। चलिए किताबें बताता हूं। कौन है भारत माता? नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के लेखों और उनके बारे में लेखों का एक चयन है। कौन है भारत माता? इतिहास, संस्कृति और भारत की संकल्पना पर यह किताब है। संपादन और भूमिका लिखी है प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने। जेएनयू में प्रोफेसर रहे हिंदी साहित्य के और उसके बाद यूपीएससी के मेंबर भी रहे हैं। पहले भी कई किताबें इन पर आती रही हैं। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की पद्मावत पर एक किताब आई थी जिस पर हमने विस्तार से इंटरव्यू किया था। कबीर पर इनकी किताब है अकथ कहानी प्रेम की, आपको खोज के पढ़नी चाहिए। और अब ये नेहरू के लेख और नेहरू पर लेखों का संकलन है। इसकी बहुत चर्चा हुई। ये पहले अंग्रेजी में आई थी, अब इसका हिंदी में अनुवाद राजकमल प्रकाशन से आया है। तो ये किताब पढ़ने की मैं रिकमेंडेशन दूंगा। इसमें वो बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को जो अभी डिस्कोर्स चल रहा है वो कितना हल्का है। तो मेरा हमेशा ये कहना है कि आपको आरएसएस की आलोचना करनी है, आपको गांधी की आलोचना करनी है, आपको अंबेडकर की आलोचना करनी है, पढ़िए फिर करिए। सुनी सुनाई बातें या टुकड़ों में पढ़ के मत करिए। दूसरी किताब जिसको मैं आज रेकमेंड करने जा रहा हूं वो है परसेपोलिस। ये मुस्कान आ रही है आपके चेहरे पर इसको देख के। बड़ी प्यारी फिल्म भी है और वही फिल्म से ही उन्होंने उसको लिया है। विश्व का सबसे लोकप्रिय ग्राफिक नॉवल मारजान सतरापी का ये लिखा हुआ है। इसे वाणी प्रकाशन ने छापा है। और मैं तो भाई साहब सुपर कमांडो ध्रुव वाली दुनिया का हूँ, तो इसलिए मेरा बड़ा मन था कि मैं इसको देखूं जरा कि क्या है, क्योंकि इस पर बड़ी चर्चा हुई है। इस किताब को हिंदी में लाया गया है, इसके लिए वाणी प्रकाशन को साधुवाद। आज मैं कुछ मैगजीन्स लेके आया हूँ और इसमें से आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने 2 पढ़ी नहीं है, पहली बार पढ़ूंगा। एक मैगजीन है विभोर स्वर। ये वैश्विक हिंदी चिंतन की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है। एक तो इसके कवर पर वो हाथ से ना ऐसे थापा बना के जो रोटी बनती है वो है, और कहानी अंक है और मेरी कहानियों में बड़ी दिलचस्पी है। मैं जब ग्रेजुएशन में मैथ्स पढ़ता था तो मैथ के रजिस्टर में रख के नॉवेल पढ़ता था। और मैं जब जेएनयू में हिंदी में मैथ्स था, क्या था आपका? मैंने बीएससी किया है। ओहो।
तो मेरा भी बीएससी है ग्रेजुएशन। स्पेशल फंक्शन वगैरह जो भी थे वो सब। और जब मैं जेएनयू में हिंदी में आया भी तो कोर्स कोई भी चल रहा हो, अपन को तो नॉवेल और कहानियाँ पढ़ने थे, उन्हीं के लोभ के लिए आए थे। तो अपना संस्कृत पोएटिक्स, इंग्लिश पोएटिक्स में बहुत डब्बा गोल है, बस किसी तरह पास हो गए हैं। तो कहानी अंक है, ये पढ़ूंगा। पहले मैं बहुत रेगुलर नया ज्ञानोदय, हंस और वागर्थ पढ़ता रहा हूँ। ये मेरी एक वन ऑफ द फेवरेट मैगजीन है, चकमक। चकमक और प्लूटो ये भोपाल से ही छपती हैं। और इसमें ये आखिरी में सेकंड लास्ट पन्ना होता है चित्र पहेली का। ये इसको भरना मेरा और मेरी पत्नी का बड़ा प्रिय शगल है। और हमें बचपन के दिन याद आ जाते हैं, नन्हे सम्राट वगैरह के, अंतर खोजो और वो सब चीज़ें। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं या अगर आपके अंदर भी बच्चा थोड़ा सा जीवित है तो चकमक और प्लूटो जैसी पत्रिकाओं को, साइकिल जैसी पत्रिकाओं को ज़रूर पढ़िए। और तीसरा, ये सामयिक प्रकाशन की एक पत्रिका आई है, सामयिक सरस्वती शब्दों का उत्सव। तो इसको भी मैं उलटने पलटने का, पढ़ने का इरादा रखता हूँ। इसमें इंटरव्यू हैं, डिस्कोर्स हैं और एक कहानी है जिसका नाम है एक साफ सुथरी कहानी। सच्चिदानंद जोशी की ये कहानी है। और कहानी से मुझे याद आया, लल्लन टॉप कहानी कंपटीशन का नतीजा आ चुका है और टॉप पे इस बार 3 कहानियां हैं। 3? हाँ, ऐसा मतलब टाई होता है। 2 जो निर्णायक मंडल के लोग थे बोले सर 3 कहानियां हैं, किसी एक को देंगे तो अन्याय होगा, तीनों ही एक मयार की। तो हम कहा तीनों को दीजिए। तो वो कहानियां आप लल्लन टॉप की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। और हमारे प्रज्ञावान प्रोड्यूसर अभिषेक जी ये सुनिश्चित करेंगे कि जिन भी चीज़ों का जिक्र आया है उनका रेफरेंस डिस्क्रिप्शन में मिले, खासतौर पर इस कहानी का। ये मेरी इस बार की संस्तुतियाँ हैं। आप की क्या संस्तुति है आप ज़रूर बताइए। और आप लोगों से बहुत प्रेम मिलता है। मैंने यहाँ पर तिल का जिक्र किया, शहद का। एक भाई साहब हैं गोरखपुर से, उन्होंने मेरे लिए सामान भेज दिया, ये करिए। मैंने यहाँ पर योगी की आत्मकथा वाला वो जो जिक्र आया था, तो एक भाई साहब उन्होंने किताब भेज दी कि आपने कहा था नहीं पढ़ी, लीजिए हम भेजते हैं आपको। तो आप लोग जो स्नेह बरसाते हैं उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। और यही मेरी पत्रकारिता की कमाई है, जो आपसे स्नेह मिलता है। ये स्नेह, ये संवाद सियासत के इर्द गिर्द, सियासत से पार भी लगातार चलता रहे। आज हम लोग कम लड़े हैं। हाँ, पब्लिक को कम मजा आया होगा। नहीं, पब्लिक तो अभी तुम्हारी टैगिंग में लगी है, अलग मतलब प्लस माइनस। तो अच्छा है, ये प्यार है। देखो थाप पड़ रही है ना, उस थाप को घड़े की थाप की तरह लो। एक ऊपर से थाप पड़ रही है, एक नीचे से साधने के लिए भी है। इससे आप परिमार्जित होंगे, है ना। तब कर खरे निखरते हैं जो कहलाते खंजर। में बहुत सिद्धू पाजी की तरह फील कर रहा हूँ, है ना। तो ये परिमार्जन बहुत ज़रूरी है। और जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे जानिब हम आपको बताते रहेंगे। आप नेता नगरी देखते रहिए और अपना भरपूर ख्याल रखिए। शुक्रिया।